हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों 2 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर आफ्टर करेंगे हम आज की क्लास को कंटिन्यू। तो बच्चों, सबसे पहले हमने मतलब समझा था इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, फिर हमने मतलब समझा था इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स का लेना देना होता है और इसके अलावा जब सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है तो उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोल देते हैं। फिर बच्चों, हमने 3 रीजन पढ़े थे कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्यों आते हैं। मैं रीजंस पे नहीं जाऊंगा, बस एक टॉपिक का ओवरव्यू दिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कैसे कैसे आया जा सकता है। 4 चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी थी। पहला हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल सही, मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। तीसरा, हम लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के थ्रू जाते हैं। और चौथा, हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 तरीके से होता था, एक हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट प्लांट मशीन में इन्वेस्ट करते हैं, खुद ही काम करना चालू करते हैं। और दूसरा, हम बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, चाहे वो शेयर्स के थ्रू लगाएं, चाहे हम डिबेंचर्स या लोन के थ्रू लगाएं। फिर बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने इसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया था बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस करने के, कंट्रीज को क्या क्या फायदा मिलता है। और दूसरा हमने देखा था फर्म्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा मिलता है। उसकी सारी हेडिंग्स हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। फिर बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सामान या कोई भी सर्विस या कुछ भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाता है, हम बेचते हैं उनको, तो उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोल देते हैं। फिर हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट करता है उसे हम एक्सपोर्टर बोलते हैं, और जो सामने वाला पर्सन बाय कर रहा है दूसरी कंट्री का, उसे हम इंपोर्टर बोलते हैं। फिर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे थे एक्सपोर्ट ट्रेड के, जो कि हमारे बेनिफिट से ही रिलेटेड है। फिर बच्चों, जो मेन चीज चालू हुई थी लास्ट क्लास के अंदर, दैट वाज एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो उसी को बच्चों आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सपोर्ट प्रोसीजर को। फिर हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहला स्टेप क्या था, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। सबसे पहले सामने वाला पर्सन पूछेगा, भैया कैसे दिया, हम बताएंगे ऐसे दिया। तो वो इंक्वायरी करेगा, कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, कैसे दोगे। फिर हम उसको परफॉर्मा इनवॉइस पर कोटेशन सेंड करेंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये फीचर है, ये क्वालिटी है, ऐसे देंगे, इतना पेमेंट में हम देंगे। उसको समझ में आता है तो दूसरे स्टेप पर आते हैं, मतलब क्या, वो हमको ऑर्डर देगा या फिर वो इंडेंट देगा। ठीक है, ऑर्डर का दूसरा नाम क्या होता है, इंडेंट। ऑर्डर में हमको वो सारी डिटेल्स बताएगा, जिसके अंदर वो बताएगा कितना प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वालिटी का होना चाहिए, किस डेट पर चाहिए और डिलीवरी भी कैसे चाहिए। वो सारी चीजें हमको बताएगा ऑर्डर के अंदर। तीसरा स्टेप क्या होता है, हम ऑर्डर मिलने के बाद ये चेक करेंगे सामान देना है कि नहीं देना, उधार पर देना है, कैसे देना है। फिर हम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे और उससे गारंटी मांगेंगे, भाई पेमेंट की गारंटी दो। तो क्रेडिट वर्दीनेस जानकारी हम क्यों ले रहे हैं, जिससे हम ये चेक कर पाए कि नॉन पेमेंट का खतरा तो नहीं, और उसको रिस्क कम करने के लिए उससे हम गारंटी मांगते हैं। और गारंटी के तौर पर हमको क्या देता है, एलसी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इंपोर्टर का बैंक गारंटी देता है हमारे बैंक को कि उसने अगर इंपोर्टर ने अगर पेमेंट नहीं दिया तो बैंक एक दूसरे बैंक को पेमेंट कर देगा। फिर बच्चों, हमके पास क्या आना चाहिए, हमारे पास एक एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। और एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए उन्होंने 4 कंडीशंस हमको बताई है। पहली कंडीशन बताइए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना ज्यादा जरूरी है। तो पेमेंट किसके अंदर आएगा। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए, आईईसी नंबर होना चाहिए। और वो आपको कहां से मिलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कहां अप्लाई करना पड़ेगा, आपको डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपको रीजनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन जो उन्होंने रखी थी वो क्या थी, वो ये थी कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर होना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाए, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और गवर्नमेंट उन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को फायदा पहुंचाती है। और वो फायदा कहां पास ऑन कर दिया जाता है, एक्सपोर्टर्स को पास ऑन कर दिया जाता है, जो प्रमोशन काउंसिल के क्या है, मेंबर है। ठीक है, ओके। और लास्ट स्टेप क्या था, आपको किसका मेंबर होना जरूरी है, आपको ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन का आपका मेंबर होना भी जरूरी है। क्यों कि बाई चांस कभी किसी भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से आपका पेमेंट अटकता है, तो ये आपका बचाव करेंगी, आपकी मदद करेंगे आपका पेमेंट रिसीव करने के लिए। यहां तक क्लियर हो गई, हमने 4 स्टेप्स कर लिए थे। पांचवा स्टेप क्या था, आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड भी आ गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप पैसे लेने की जा रहे हो बैंक के पास कि बैंक मेरे पास सब कुछ आ चुका है, गारंटी भी आ चुकी है, आपको आप हमको पैसा दो, हमको काम चालू करना है। तो बैंक से आप क्या लेते हो, प्री शिपमेंट फाइनेंस लेते हो। प्री शिपमेंट का मतलब होता है सामान एक्सपोर्ट करने से पहले का पैसा, जिसे हम काम कर सके। जैसे आपके पास पैसा आ जाता है तो आप छठे स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं। और छठा स्टेप क्या होता है, या तो सामान को बनाओगे या फिर कहीं से खरीद के लेकर आओगे।
यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आता है यहाँ पर, एकदम लास्ट में पढ़ा था, दैट इज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान एक्सपोर्ट होने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इंडिया के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कोई भी सामान अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने 1963 के अंदर एक कानून पास किया था जिसका नाम क्या था, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स को, बहुत सारी एजेंसीज को क्या बनाया गया था, इंस्पेक्शन एजेंसी बनाया था, जो कि क्या करेंगी, इंस्पेक्शन करेंगे उन सामान का जो कि एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल लिस्ट बनाई थी कि इनका तो इंस्पेक्शन होना कंपलसरी है। तो अगर आपके गुड्स उस लिस्ट के अंदर आते हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है, तो आपको पहले एक्सपोर्ट करने से पहले आपको शिपमेंट एजेंसी के पास जाना पड़ेगा और उनसे क्या लेना पड़ेगा, शिपमेंट रिपोर्ट या इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ आपके गुड्स एक्सपोर्ट करने लायक है कि नहीं। उसके बाद इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया था, किनको रिलैक्सेशन दिया था, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस को, ट्रेडिंग हाउसेस को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बिजनेस काम कर रहे हैं उनको उन्होंने क्या फायदा दिया था, उनको एक रिलैक्सेशन दी थी कि आप तो रेगुलर बेसिस पे एक्सपोर्ट करते हो तो आप के लिए कंपलसरी नहीं है, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बट हम आप पर जोर नहीं लगाएंगे तो आप तो रेगुलर एक्सपोर्ट करने वाले हो। तो बच्चों ये था हमारा अभी तक का लास्ट क्लास का डिटेल रिवीजन एक्सपोर्ट प्रोसीजर का जो अभी तक हमने किया। और आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने 8 पॉइंट के साथ, जो कि क्या दे रखा है, एक्साइज क्लियरेंस दे रखा है। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले कि जब भी हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमको क्या पे करना पड़ता है, हमको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और जब भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको कस्टम ड्यूटी लगती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो वही पॉइंट यहाँ पर आ गया, आपने सामान बनाना चालू कर दिया, सब कुछ कर दिया, एक्साइज ड्यूटी का क्या हुआ, आपको सामान एक्सपोर्ट करने से पहले कहां का क्लियरेंस लेना पड़ेगा, आपको एक्साइज डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो यही 8 पॉइंट आ गया हमारे सामने, एक्साइज क्लियरेंस। ठीक है, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, भाई एक्साइज ड्यूटी का क्या हुआ। लेकिन बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दे रखी है कि अगर आप कोई भी ऐसा सामान बनाते हो जो कि एक्सपोर्ट होने वाला है, आई रिपीट, गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दी है कि आप कोई भी अगर ऐसा सामान बनाते हो जो एक्सपोर्ट होने वाला है, तो गवर्नमेंट ने आपको 2 ऑप्शन दिए। पहला, अगर आपने टैक्स पे कर दिया है, अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया है तो वो आपको वापस लौटा देंगे। क्यों लौटा देंगे, क्योंकि आप तो भला काम कर रहे हो, आप चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप बदले में क्या लेकर आ रहे हो, पैसा लेकर आ रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हो। या फिर गवर्नमेंट आपसे क्या बोलेगी, टैक्स ही मत दो। ये चीज समझ में आ रही है। तो कोई भी सामान अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट उस पर आपसे एक्साइज ड्यूटी नहीं लेती है। गवर्नमेंट या तो आपको माफ कर देगी, या तो एग्जम्प्ट कर देगी, या फिर अगर आपने टैक्स पे कर दिया है तो वो आपको रिटर्न कर देगी। ये चीज क्लियर हो गया। तो बच्चों रीड करते हैं इस पॉइंट को और समझते हैं कि इसके अंदर क्या दे रखा है। एज पर सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, एक्साइज ड्यूटी इज पेबल ऑन द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। वही बात जो बच्चों मैंने लास्ट क्लास के अंदर बोली थी, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। The exporter therefore has to apply to the concerned excise commissioner in this region with an invoice. तो ऐसे केस में एक्सपोर्टर को कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, एक्साइज कमिश्नर के पास अप्लाई करना पड़ेगा, इनवॉइस के संग कि उसने क्या क्या सामान बनाया है, क्या क्या सामान उसके अंदर यूज किया है। If excise commissioner is satisfied, he may issue the excise clearance. और जब एक्साइज कमिश्नर को पता लग गया कि सारी चीजें एकदम सही हैं, तो वो आपको क्लियरेंस दे सकता है। आगे जो चीज लिखी है बच्चों, वो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, बट इन मैनी केसेस द गवर्नमेंट एग्जम्प्ट का मतलब होता है माफ कर देना, एग्जम्प्ट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। मतलब मैक्सिमम केसेस में गवर्नमेंट बोलती है आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आप सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर और लेटर ऑन रिफंड if the goods so manufactured are meant for export। मतलब अगर आपने टैक्स पे कर दिया है या फिर आप टैक्स पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि बाद में पैसा ले जाना टैक्स का वापस। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, पहले तो माफ कर देंगे, अगर आपने पे कर दिया है तो हम आपको वापस कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गया। और टैक्स वापस देने के पीछे या टैक्स ना लेने के पीछे कारण क्या है, एक तो सामान सस्ता हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में जिससे आपका सामान ज्यादा बिके, और दूसरा आपको भी बढ़िया लगे कि आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट कर रही है, तो आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप और सामान बनाओ जो कि एक्सपोर्ट हो। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने एक टेक्निकल वर्ड यूज करा है, जब ड्यूटी को, जब टैक्स को जब आपको रिफंड किया जाता है पे करने के बाद, तो उसका एक टेक्निकल वर्ड है जो कि 1 मार्क में पूछा जा सकता है, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। रीड करेंगे समझेंगे क्या दे रखा है। द आइडिया अंडरलाइन सच एग्जम्पशन और रिफंड, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, पैसा रिफंड करना या माफ करने के पीछे क्या है,
प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू द एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्ट मोर, ठीक है, आपको फायदा मिला जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप और एक्सपोर्ट करो। एंड एक और मोटिव है, ऑल्सो मेक द एक्सपोर्ट मोर कंपेटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट, मतलब आपको आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सस्ते हो जाए, वर्ल्ड मार्केट में सस्ते हो जाए और वो ज्यादा बिकेंगे। ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाई गवर्नमेंट एग्जम्प्ट और रिफंड द ड्यूटी ऑन एक्साइज। तो इसके पीछे कारण क्या है? पहला, इंसेंटिव मिलता है एक्सपोर्टर्स की और एक्सपोर्ट करे। दूसरा, आपके जो गुड्स होते हैं वो और कंपेटिटिव हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। द रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज नोन एज ड्यूटी ड्रॉबैक। आज आपको पैसा है तो रिफंड मिल जाता है, तो उस रिफंड देने को क्या बोला जाता है टेक्निकल वर्ड्स में? ड्यूटी ड्रॉबैक। आपको पैसा वापस कर दिया गया है ड्यूटी का, एक्साइज ड्यूटी का। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे रीड करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है? 9 पॉइंट क्या दे रखा है? ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बच्चों इसमें तो बहुत ही घपलेबाजी होती है, ये पॉइंट तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। बच्चों कभी आपने नोटिस सुना है ट्रेड वॉर का? अभी कभी आपने नाम सुना है ट्रेड वॉर? ट्रेड वॉर का मतलब होता है जब 2 कंट्रीज के बीच में बिजनेस को लेकर जब लड़ाई हो रही होती है तो उसको ट्रेड वॉर बोला जाता है। अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। बच्चों देखो, एक यूएसए कंट्री है, एक चाइना कंट्री है और एक हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। यूएसए और चाइना में क्या चलता है? ट्रेड वॉर चलता है, ठीक है। यूएस वाले वहां सामान नहीं भेजते और चाइना वाले वहां सामान नहीं भेजते। ये चीज क्लियर हो गया? तो कभी 2 कंट्रीज के बीच में क्या होता है? ट्रेड वॉर होता है कि हम दूसरी कंट्री से अगर तुमने सामान खरीदा तो हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे। जब भी हम बाहर से कोई सामान खरीदते हैं तो हमको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी यही बताया था, जब भी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है कस्टम ड्यूटी लगती है, वैसे हर कंट्री के अंदर लगती है। तो एक बात बताओ, यूएसए के अंदर अगर यूएसए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको चाइना से सामान नहीं मंगाना, ठीक है, हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है, और लेकिन ऐसे केस में यूएसए वाले चाइना से सामान मंगा रहे हैं, तो क्या यूएस गवर्नमेंट देखती रहेगी? नहीं देखती रहेगी। तो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पर टैक्स इंक्रीज कर देती है। ये चीज क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा भी होता है, किसी कंट्री से जब दोस्ती होती है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम भी कर देती है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो यूएसए और इंडिया की दोस्ती चल रही है, ठीक है, तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अगर आप सामान इंडिया से मंगाते हो या आपने सामान जो बनाया है मंगाया है वो इंडिया में बना हुआ है और आप वहां से मंगा रहे हो तो हम आपको टैक्स में रिलीफ देंगे, ठीक है। उन्होंने यूएस के बिजनेसमैन को बोला अगर आप इंडिया से सामान मंगाओ हम आपको सस्ता देंगे, हम आप पे टैक्स कम लगाएंगे या माफ ही कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने सामान इंडिया से ही मंगाया है, तो हम आपको टैक्स में रिलैक्सेशन दे देंगे। तो ऐसे में वहां के जो इंपोर्टर्स है, वहां के जो बायर्स है, वो हमको बोलेंगे, हमको इंडिया में बोलेंगे कि एक्सपोर्टर भैया हमको क्या चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि गुड्स यहां ही बने हैं, इंडिया में ही बने हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक प्रूफ की तरह काम करता है कि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो आपकी ही कंट्री में बने हुए हैं। तो ऐसे में जो इंपोर्टर्स होते हैं वो एक्सपोर्टर से बोलते हैं कि आप हमको क्या दो? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की वजह से हमें टैक्स कम देना पड़ेगा अपनी कंट्री के अंदर जब हम सामान को इंपोर्ट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, रीड करते हैं। सम इंपोर्टिंग कंट्रीज प्रोवाइड टैरिफ कंसेशन और अदर एग्जम्पशन टू द गुड्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। ये चीज क्लियर हो गया? कुछ कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज क्या देती है? टैरिफ कंसेशन। टैरिफ कंसेशन का मतलब होता है टैक्स में कमी या फिर अदर कुछ माफ कर देते हैं टू द गुड्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। ये इसी कंट्री से लाओगे तो हम आपको फायदा देंगे, ठीक है। फॉर अवेलिंग सच बेनिफिट्स द इंपोर्टर में आस्क द एक्सपोर्टर टू सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो अगर उसको फायदा लेना होगा, यूएस वाले पर्सन को फायदा लेना होगा टैक्स कम करवाने के लिए, तो वो हमसे बोलेगा कि एक्सपोर्टर भाई आपको क्या दे दो? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी भेज देना। द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्ट एज अ proof that goods have been actually manufactured in the country where the export is taking place। तो मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किस चीज का प्रूफ है? कि जहां से सामान एक्सपोर्ट होकर वहां तक पहुंच रहा है उसी कंट्री के अंदर ये गुड्स बने हैं। दिस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड कॉन्सुलेट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? एरू गैरा नथु गैरा नहीं, ट्रेड कॉन्सुलेट्स एक इंस्टीट्यूट होता है, वहां से आपको एक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाकर देती है। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारे 9 पॉइंट हो चुके हैं। आज हमने कहां से स्टार्ट किया? सबसे पहले हमने एक्साइज क्लियरेंस करवाया जिसमें हमको टैक्स नहीं देना पड़ता और हमने दे दिया तो हमको रिफंड मिल जाता है। इस रिफंड को क्या बोलते हैं?
ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। और उसके बाद हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी देख लिया कि जो इंपोर्टर वाला पर्सन है वो हमसे क्या मांगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंट्री बोलती है कि अगर हमारी कंट्री से कोई सामान मंगाओगे तो हम उनको बेनिफिट देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों पॉइंट बात हम करेंगे 10th पॉइंट के बारे में। और 10th पॉइंट क्या दे रखा हमको, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। यहां तक बच्चों अभी तक हमारा सामान बन चुका है, इंस्पेक्शन भी हो चुका है, एक्साइज क्लियरेंस हम बना चुके हैं और हमने क्या करवा लिया है, हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी बनवा दिया। अब यहाँ पर जो 10th पॉइंट से बात स्टार्ट हो रही है वो हो रही है एक्सपोर्ट करने की। और एक्सपोर्ट कैसे होगा, या तो शिप के थ्रू एक्सपोर्ट होगा या फिर एरोप्लेन के थ्रू शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले आपको बुकिंग भी तो करानी पड़ेगी कंपनी में फोन करके कि भैया हमको एक एक्सपोर्ट करवाना है, आपके पास जगह है, हमको इस तारीख पर इस जगह पर हमको सामान पहुंचाना है, आपके शिप के थ्रू क्या आपको हमको स्पेस रिजर्व कर दोगे? तो क्या करा जाएगा, आप शिपिंग कंपनी के पास फोन करके शिप में अपनी जगह रिजर्व करवाओगे, जिससे आपका सामान उस शिप के थ्रू आपकी इंडिया की कंट्री से दूसरी कंट्री पर चला जाए। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। रीड करते हैं क्या दे रखा है, द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाई टू द शिपिंग कंपनी। आप शिपिंग कंपनी को अप्लाई करोगे, आप जो एक्सपोर्टर हो शिपिंग कंपनी को अप्लाई करोगे। क्यों करोगे? शिपिंग स्पेस के लिए। भैया सामान कहां पर जाएगा, सर पे रख के थोड़ी ना जाएंगे, कुली थोड़ी ना है, शिप में जाएगा, तो शिप में स्पेस भी तो रिजर्व करवानी पड़ेगी। इट हैज टू स्पेसिफाई, बच्चों आपको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? द टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, प्रोबेबल डेट ऑफ शिपमेंट एंड द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। मेनली आपको तीन चीजें तो स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। पहला, क्या सामान आप भेज रहे हो, किस तरीके का सामान भेज रहे हो। दूसरा, कब भेजोगे, प्रोबेबल डेट ऑफ शिपमेंट। और तीसरा, आपको मेन चीज क्या बतानी पड़ेगी, कहां आपको भेजना है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन भी आपको बताना पड़ेगा। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ शिपिंग, और जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो शिपिंग कंपनी क्या पास कर देगी, एक शिपिंग ऑर्डर पास कर देगी कि यहां आपकी रिजर्व हम स्पेस कर देंगे। ठीक है, क्या दे रखा है इसके अंदर, शिपिंग ऑर्डर क्या होता है, अ शिपिंग ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप that the specified goods after their custom clearance at the designated port be received on board। तो शिपिंग, आपने शिपिंग कंपनी को एप्लीकेशन दी कि ये सामान है, यहां जाना है, इस डेट को जाना है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो शिपिंग कंपनी क्या ऑर्डर पास करेगी, एक शिपिंग ऑर्डर पास करेगी। और शिपिंग ऑर्डर आपको नहीं मिलता है, किसको मिलता है, मेनली कैप्टन ऑफ द शिप को मिलता है कि हाँ भाई हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। और आपको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर इनका जब सामान कस्टम से क्लियर हो जाए, इनकी कस्टम ड्यूटी का कोई लोचा ना हो, उससे क्लियर हो जाए, उसके बाद इस पर्टिकुलर पोर्ट पर ये सामान लेकर आएंगे और आपको उसको शिप पे चढ़ाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने एक्साइज से क्लियरेंस करवा लिया, उसके बाद हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी ले लिया, हमने एप्लीकेशन दी शिपिंग कंपनी के पास कि भैया आपको जगह रिजर्व करवानी है, और जैसी जगह रिजर्व की एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो उन्हें शिपिंग ऑर्डर दिया। शिपिंग ऑर्डर किसके पास जाता है, कैप्टन ऑफ द शिप के पास जाता है, और उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हम आपको ये गुड्स इस पर्टिकुलर डेट पर इस पर्टिकुलर पोर्ट पर आपको अपने शिप में चढ़वाने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। लेकिन आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाना चाहिए, आपकी कस्टम ड्यूटी वगैरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ये चीज इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है। क्या लिखा हुआ है, A shipping order is an instruction to the captain of the ship that specify goods after custom clearance। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस हो जाना चाहिए। जैसे अभी एक्साइज क्लियरेंस करवाया, वैसे हमको कस्टम क्लियरेंस भी करवाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं हम 11th पॉइंट की तरफ, दैट इज पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। बड़ा ही सिंपल पॉइंट है बच्चों। क्या दे रखा है, पहले इसको रीड करेंगे फिर समझेंगे, जिससे मैं आपको कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं घुमाऊंगा, आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। क्या दे रखा है इसके अंदर, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग के अंदर, द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड। ठीक है, आप प्रॉपरली पैक करोगे। हाँ भाई, जब आपको पता लग गया कि हाँ भाई मेरी जगह रिजर्व हो गई, अब पैकिंग चालू हो गई है, तो प्रॉपरली पैक करेंगे और मार्क उस पर सारी चीजें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सारी नेसेसरी डिटेल्स, जैसे नाम, पता किसका, इंपोर्टर का, वेट क्या है जो सामान जा रहा है, क्योंकि शिप में है ना स्पेस वेट पर लगती है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा आपके क्या होंगे, चार्जेस होंगे। ये चीज क्लियर हो गया? पोर्ट ऑफ शिपमेंट, कहां से जाएगा, डेस्टिनेशन कहां पर पहुंचेगा। ठीक है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट मतलब कहां से जाएगा, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन मतलब कहां पहुंचेगा।
कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये गुड्स कहां पर बनाए गए हैं, सारी चीजें आपको किस पर बतानी पड़ेंगी, उस पैकेजिंग पर आपको मार्क करके लिखनी पड़ेंगी। आगे क्या करेगा, द एक्सपोर्टर देन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट। ठीक है, आपकी फैक्ट्री से पोर्ट तक सामान कैसे पहुंचेगा, आप उसका इंतजाम करना चालू कर दोगे। ऑन लोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन, द रेलवे अथॉरिटीज इशू अ रेलवे रिसिप्ट which serve as a title of to the goods. The exporter endorses the railway receipt in the favor of his agent to enable him to take the delivery goods at the port of shipment। ठीक है बच्चों, नॉर्मली जो भी एक्सपोर्ट होता है ना, वो आपकी फैक्ट्री से पोर्ट तक कैसे पहुंचेगा। मान के चलो आप यूपी में बैठे हो और आपको मुंबई पोर्ट से शिप में आपको सामान पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा, आपका सामान रेलवे के थ्रू, मालगाड़ी के थ्रू कहां पहुंचेगा, मुंबई पहुंचेगा। तो जब आप ट्रेन में सामान को चढ़वाओगे, मालगाड़ी में सामान चढ़वाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, रेलवे रिसीट मिलेगी। ये चीज क्लियर हो गया। और ऑब्वियसली बात है बच्चों, आपको सारा काम आपको नहीं आता है, तो आप एक पर्सन को अपॉइंट करते हो, अपने एजेंट को अपॉइंट करते हो, जो आपके बिहाफ पर ये सारे काम करता है। तो जैसे आपको रेलवे रिसीट मिल जाती है, तो आप अपने एजेंट को पकड़ा देते हो और आपका एजेंट मुंबई जाके वो सारा काम, सारा सामान रिसीव कर लेता है। ठीक है, कहां पर, जहां पर आपका शिपमेंट होने वाला है। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी तक हमने कितने स्टेप्स पढ़ लिया, हमने 4 स्टेप्स पढ़ लिए। पहला एक्साइज क्लियरेंस करवाया हमने, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मंगाया, तीसरा हमने जगह रिजर्व करी, चौथा पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, मतलब सामान पैक किया, उस पर सारी डिटेल्स लिखी, रेलवे पे चढ़ाया और पोर्ट तक पहुंचाया। ठीक है, 12th पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, सामान का इंश्योरेंस करवा लो, बीच में नुकसान हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या पॉइंट दे रखा है बच्चों इंश्योरेंस ऑफ गुड्स का, द एक्सपोर्टर देन गेट्स द गुड इंश्योर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। सामान को इंश्योर करवाओगे किसके, अगेंस्ट रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स ड्यू टू पेरिल्स ऑफ द सी ड्यूरिंग ट्रांजिट्स। ठीक है, मान के चलो आपका सामान रेलवे पोर्ट तक पहुंच गया और मान के चलो आपका सामान यहां से निकला, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं, टाइटैनिक की तरह डुबक डुबक डूब गया। तो ऐसे केस में एक्सपोर्टर, जो आपको एक्सपोर्टर को तो नुकसान हो गया, इंपोर्टर तो पैसे पे करेगा नहीं, इंपोर्टर को जब तक सामान नहीं पहुंचेगा वो पैसे का पे करेगा नहीं, आपका पैसा लग चुका है तो हो गया आपका नुकसान। भरपाई कौन करेगा, भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो आप क्या करवा लेते हो, इसमें इंश्योरेंस करवा लेते हो। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी तक हमने 12 पॉइंट्स पढ़ लिया, 12 पॉइंट्स को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला, कैसे दिया, ऐसे दिया, इंक्वायरी आई, कोटेशन सेंड करोगे। दूसरा, ऑर्डर मिलेगा। तीसरा क्या करोगे, बिल्कुल सही, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जानोगे और क्या करोगे, बिल्कुल सही, आप उससे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगोगे, गारंटी मांगोगे। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए 4 कंडीशन थी, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा आईसी नंबर, तीसरा प्रमोशन काउंसिल का मेंबर, चौथा ईसीजीसी का मेंबर होना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या देखा था हमने, बिल्कुल से आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए। छठा, प्रोडक्शन करोगे, प्रोक्योरमेंट करोगे। सातवां क्या था, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, किससे होगा, इंस्पेक्शन एजेंसी से होगा। उसके बाद बिल्कुल सही एक्साइज क्लियरेंस कराएंगे। उसके बाद हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देंगे, किसको देंगे, इंपोर्टर को देंगे। उसके सॉरी उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल से ऊपर हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, रिजर्व करवाएंगे शिपमेंट में स्पेस। उसके बाद हमने पढ़ा पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, और लास्ट हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। यहां तक आपको 12 के 12 पॉइंट क्लियर, बहुत बढ़िया। क्लास लेंथी हो सकती है, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिटेल में खत्म करेंगे और आपको याद हो जाना चाहिए। बच्चों अभी तक हमने सामान को इंश्योर करवा लिया है और हमने कहां तक पहुंचा दिया, पोर्ट तक पहुंचा दिया है। ठीक है, और पोर्ट पे जब सामान पहुंचेगा तो कस्टम ऑफिसर्स आ जाएंगे, कस्टम ड्यूटी लाओ। ठीक है, तो अब हम क्या कराने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कस्टम क्लियरेंस करवाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया था, जब ये एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट पर तो कमी हो गई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, लेकिन क्लियरेंस करवाना पड़ता है कि आप कुछ ऐसा सामान तो नहीं भेज रहे हो, गैर कानूनी तो नहीं भेज रहे हो, तो उसके लिए आपको कस्टम क्लियरेंस भी करवानी पड़ती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि कुछ सामान आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप कुछ स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है। रीड करेंगे पॉइंट बच्चों, अच्छे से समझेंगे। तो 13 पॉइंट है हमारे सामने, कस्टम क्लियरेंस। द गुड्स मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम्स बिफोर दीज कैन बी लोडेड ऑन द शिप। ठीक है, शिप में चढ़ाने से पहले बच्चों, यहां पर भी पॉइंट हमने क्या देखा था शिपिंग ऑर्डर में, कि कस्टम क्लियरेंस के बाद ही आप शिप में सामान चढ़ाओगे। तो बच्चों यहां पे जब तक कस्टम क्लियरेंस नहीं होगी तब तक शिप में सामान नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, बिफोर दे कैन बी लोडेड ऑन द शिप। ठीक है,
फॉर ऑब्टेनिंग द कस्टम क्लियरेंस लेने के लिए आप क्या करोगे, एक शिपिंग बिल तैयार करोगे। ठीक है, एक शिपिंग बिल क्या होता है जरा रीड करते हैं। शिपिंग बिल इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच कस्टम ऑफिस गिव द परमिशन ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आप शिपिंग बिल के अंदर सारी डिटेल्स बताओगे, क्या चीज है, कैसे है, कब भेज रहे हैं, कहां बना है, सारी डिटेल्स जो अब तक हमने पढ़ रखी है वो सारी आप एक शिपिंग बिल, एक डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी चीजें दोगे। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके देने होंगे। अभी तक जितने भी हमने पिछले पॉइंट्स के अंदर जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं वो पूरी एक फाइल तैयार होकर कस्टम ऑफिसर्स के पास जाएगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल से कस्टम क्लियरेंस मिलेगा। तो रीड करते हैं आगे क्या दे रखा है। शिपिंग बिल्स कंटेन पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, नेम ऑफ द वेसल, at port which goods are to be discharged, country of final destination, export name and address। तो शिपिंग बिल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, क्या सामान भेजा जा रहा है, कौन सी शिप के थ्रू आप सामान भेजना चाह रहे हो, कहां से सामान जाएगा, कहां सामान पहुंचेगा, आप कौन हो, आपका एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें शिपिंग बिल के अंदर दी जाएंगी। 5 copies of shipping bill along with the following documents are सबमिटेड टू द कस्टम अप्रेजर एट द कस्टम हाउसेस। मतलब आपको शिपिंग बिल की 5 कॉपीज के संग संग जो नीचे जो नाम दे रखे हैं वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। क्या क्या है, एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपको पास आया है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कमर्शियल इनवॉइस जो भी आपका बिल होगा, ठीक है, बिल जो आप भेजोगे किसको, इंपोर्टर को, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये चीज क्लियर हो गया। इंस्पेक्शन जहां पर जरूरी है, जो लिस्ट गवर्नमेंट की होती है उसका इंस्पेक्शन होता है तो वो भी आप भेजोगे। और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस पॉलिसी का भी डॉक्यूमेंट आप किसको दोगे, कस्टम ऑफिसर्स को दोगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, सब कुछ होगा, सेटिस्फाई होंगे, तो क्या ऑर्डर दे दिया जाएगा, आपको कार्टिंग ऑर्डर दे दिया जाएगा। कार्टिंग मतलब याद है अब कभी हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, एड टू कार्ट, तो वही कार्टिंग ऑर्डर आपको मिल रहा है। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, भैया शिप तक सामान ले जाओ, मेन गेट तक पहुंच गए, कस्टम क्लियरेंस करवाया, अब उन्होंने क्या बोल दिया, गेट से सामान शिप में चढ़ाना चालू कर दो, उसको बोलते हैं कार्टिंग ऑर्डर। रीड करते क्या दे रखा है। कार्टिंग ऑर्डर इज द इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट टू परमिट द एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द डॉक। डॉक का मतलब होता है वो एरिया जहां पर सारा सामान रखा जाता है। मतलब आपको कस्टम क्लियरेंस मिलने के बाद आपको एंट्रेंस मिल जाएगी, आपका सामान अब अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग द कार्टिंग ऑर्डर द कार्गो इज फिजिकली मूव इनटू द पोर्ट एरिया एंड स्टोर इन द एप्रोप्रिएट शेड। ठीक है, आपके यहाँ बस पोर्ट एरिया में आपका सामान आ गया, आपका सामान अब हमारे पास आ गया है, हमारी जिम्मेदारी अब आपको आपका सामान कहां भेजना है, आपके डेस्टिनेशन पर भेजना है। Since the exporter cannot himself or herself make available all the time for performing all the facilities, these tasks are entrusted to an agent referred to as clearing and forwarding agent। बच्चों थोड़ी देर पहले मैं आपको यही चीज बता रहा था कि एज अ बिजनेसमैन ये सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम आपका नहीं होता है, ये सारे काम आप नहीं कर सकते। क्यों, बिजनेस कौन करेगा फिर, जब इसी में लग जाएंगे, एक एक्सपोर्ट करने में इतना टाइम लगता है तो फिर बिजनेस कौन संभालेगा। तो ऐसे केस में आप अपने एजेंट को अपॉइंट करते हो, और एजेंट आपका एम्प्लॉय नहीं होता है। ठीक है, एजेंट एक थर्ड पार्टी पर्सन होता है, जिस पोस्ट का नाम ही क्या है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो सारा सामान कस्टम से क्लियर करवाता है और आगे भेजता है। यार आप कोई चीज इंपोर्ट करा रहे हो तो वो कस्टम से क्लियर करके आपके पास भेजेगा, तो वो एक एजेंट होता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये सारा काम नॉर्मली वही संभालते हैं। आपको आता, आप संभालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आता नहीं है तो आप इन लोगों को अपॉइंट कर सकते हो और ये आपके बिहाफ पर सारा काम आकर आपको देंगे। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारी तामझाम यही संभालेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने क्या करवा लिया, कस्टम क्लियरेंस करवा लिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद काम होगा, शिप में सामान चढ़ाया जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर, और खासकर आप जब इमेजिनेशन में चले जाते हो तो और भी बढ़िया होता है। क्या पॉइंट दे रखा है, ऑब्टेनिंग मेट्स रिसीप्ट। बच्चों मेट का मतलब होता है शिप का कैप्टन। ठीक है, दूसरा नाम है, कैप्टन ऑफ द शिप को मेट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, रीड करेंगे पॉइंट। द गुड्स are then loaded on the board of the ship, for which mate or the captain of the ship issues mate receipt to the port superintendent। ठीक है, जैसे ही आपका सामान शिप के ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा या चढ़ जाएगा तो द कैप्टन ऑफ द शिप या मेट ऑफ द शिप
क्या इशू करेगा, मेट रिसीट्स। और मेट रिसीट क्या होता है कि हाँ भी अब सामान मेरे पास आ चुका है, ये चीज क्लियर हुआ। और वो किसको देगा, पोर्ट के हेड को देगा कि भैया तुम्हारा काम खत्म, अब मेरा काम चालू। ये चीज क्लियर हो गया। तो क्या दे रखा है, अ मेट रिसीट इज द रिसीट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप when the cargo is loaded on the boat। यहां तक क्लियर हुआ, फिर से रीड करते हैं। A made receipt is a receipt issued by the commanding officer of the ship, मतलब नॉर्मली कैप्टन, when the cargo is loaded on the boat, सामान चढ़ चुका है, and contains the information about the name of the vessel, कौन से में जा रहा है, कौन से बर्थ में है, मतलब कौन से एरिया के अंदर है, डेट ऑफ शिपमेंट कब चढ़ा, ठीक है, क्या क्या जा रहा है, कितना क्वांटिटी में है, ठीक है, कंडीशन क्या थी, अच्छी कंडीशन थी, टूटी फूटी थी, कैसी, वो सारी चीजें बताई जाएंगी उस मेड रिसीट के अंदर। द पोर्ट सुपरिटेंडेंट ऑन द रिसीट ऑफ पोर्ट ड्यूज हैंडेड ओवर द मेड रिसीट टू द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ठीक है, पोर्ट सुपरिटेंडेंट को रिसीट पहुंच गई, उसके बाद क्या किया जाएगा, सारे ड्यूज वगैरह क्लियर होने के बाद वो स्लिप किसको पकड़ा दी जाएगी, एजेंट को पकड़ा दी जाएगी, लो भैया आपका सामान शिप में चढ़ चुका है। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। 15th पॉइंट क्या है बच्चों, रीड करेंगे, पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इशूइंग ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। और एक मजेदार डॉक्यूमेंट आ गया, शिप में चढ़ने के बाद क्या किया जाएगा भैया, पैसा पे किया जाएगा, भैया भाड़े का पैसा तो दो। ठीक है, रीड करते हैं पॉइंट क्या दे रखा है, पेमेंट ऑफ फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। The clearing and forwarding agent surrender the made receipt to the shipping company for the computation of freight। जैसे आपके पास मेड रिसीट आ जाती है, आप किसके पास जाते हो, शिपिंग कंपनी के पास जाते हो, और शिपिंग कंपनी से बोलते हो कि आप भाड़े का पैसा हमको बताओ, क्योंकि भाड़े का पैसा किस पर होता है, वेट पर बेस्ड होता है, क्वालिटी पर बेस्ड होता है, क्वांटिटी पर बेस्ड होता है। तो जैसे ही आपके पास शिप में सामान चढ़ गया, फिर उस हिसाब से आपका फ्रेट मतलब भाड़ा तय किया जाएगा। आगे क्या करेगा बच्चों, आफ्टर द रिसीट ऑफ द फ्रेट, मतलब जैसे ही आपके पास रिसीट फ्रेट मिल जाएगा कि उनको पैसा मिल गया, द शिपिंग कंपनी इश्यूज अ बिल ऑफ लीडिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ लीडिंग। जैसे आपने उनके पास भाड़े का पैसा जमा करा दिया, तो शिपिंग कंपनी आपको एक बिल देगी, और उस बिल का नाम क्या है, बिल ऑफ लीडिंग। और उसमें क्या दे रखा होता है, बिल ऑफ लीडिंग विच serves as an evidence that the shipping company has accepted the goods for carrying to the designated destination। तो जब आपको बिल ऑफ लेडिंग मिल जाता है, तो वो सबूत किस बात का सबूत है कि शिपिंग कंपनी ने आपका सामान ले लिया है, शिप में चढ़ चुका, वो निकल चुका, और कहां पर पहुंचेगा, जहां पर आपको पहुंचाना है, मतलब डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन आपका पहुंचाएगा। इफ the goods are sent by air, the document is refers to an airway bill। तो अगर शिप के थ्रू जा रहा है तो आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, और आप प्लेन के थ्रू भेज रहे हो, एरोप्लेन के थ्रू भेज रहे हो, तो आपको एयरवे बिल मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। 16 पॉइंट रीड करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, क्या दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बच्चों बिल, फाइनल बिल। क्या दे रखा है, आफ्टर सेंडिंग द गुड्स, गुड्स भेजने के बाद, एन इनवॉइस ऑफ द डिस्पैच्ड गुड इट्स प्रिपेयर्ड। ठीक है, गुड्स को भेजने के बाद, शिप में चढ़ाने के बाद फाइनल बिल तैयार होता है। उस बिल के अंदर क्या होता है बच्चों, देखेंगे, इनवॉइस स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सेंट, कितना सामान आपने भेजा है, एंड द अमाउंट टू बी पेड बाय द इंपोर्टर, और कितना रुपया इंपोर्टर भेजेगा। बच्चों यहां पर क्यों लिखा होता है अमाउंट, कि इंपोर्टर कितना पे करेगा, क्योंकि उतना ही पैसा किसके पास आएगा, बैंक्स के पास आना चाहिए जितना आपने बोला है। ठीक है, तभी तो फॉरेन करेंसी आ रही है। आपको एक्साइज ड्यूटी की जो रिलैक्सेशन दे रही है, आपको जो कस्टम ड्यूटी की जो रिलैक्सेशन दे रही है, वो क्यों दे रही है, कि बदले में फॉरेन एक्सचेंज लेकर आने वाले हो। तो कितना फॉरेन एक्सचेंज लेकर आने वाले हो, वो सारा क्लियरली बिल के अंदर मेंशन होना चाहिए। आगे क्या दे रखा है, द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट गेट्स इट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टम। और ये बिल को आप किससे साइन करवा लेते हो, कस्टम ऑफिसर से साइन करवा लेते हो, कि हाँ सारी बातें सब कुछ वहां पर हो चुकी है। तो बच्चों अभी तक 16th पॉइंट हमारे हो चुके हैं डिटेल में। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बचा 17, वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर बहुत डिटेल में हो जाएगा, और फिर हम एक बार 17 के 17 पॉइंट सारे रिवाइज कर लेंगे। अब बच्चों हम बात करने वाले एक्सपोर्ट प्रोसीजर के लास्ट पॉइंट, दैट इज 17 पॉइंट की तरफ, दैट इज सिक्योरिंग पेमेंट। रीड करेंगे और समझेंगे इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। आफ्टर द शिपमेंट ऑफ द गुड्स, द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म्स द इंपोर्टर अबाउट द शिपमेंट ऑफ द गुड्स। The importer needs various documents to claim the title of the goods on their arrival at his or country and getting them custom cleared. These documents that are needed in the connection include certified copies of invoice,
बिल ऑफ लीडिंग, पैकेजिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब सबसे पहले यहां तक भी तो हमने सामान भेज दिया, इसके अलावा हमारे पास सारे इनवॉइस भी बन गए, बिल ऑफ लीडिंग, सारा डॉक्यूमेंट पूरा हो गया, हमारी तरफ से सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम फोन करने वाले किसको, इंपोर्टर को फोन करने वाले हैं कि भैया हमारे यहाँ से सामान जा चुका है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सारे काम संभालने की। ये चीज क्लियर हो गया। तो हमने इन्फॉर्म कर दिया। अब हमको बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजो, जिससे हम ये इनको प्रूफ कर पाए कि आपने सामान हमको ही भेजा है। ठीक है, तो उनको सामान क्लियर कराने के लिए, जैसे हमारी कंट्री के अंदर कस्टम डिपार्टमेंट होता है, वैसे उनकी कंट्री के अंदर भी कस्टम डिपार्टमेंट होता है। हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताया था एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे दोनों पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वहां पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो सबसे पहले वहां पे कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि ये सामान जो आ रहा है वो हमारा ही है। और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से उनको प्रेजेंट करने, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ लिया। बिल की कॉपी, बिल ऑफ लीडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, वो सारे डॉक्यूमेंट की फाइल कहां जाएगी, वहां के कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और वो क्या करेंगे, बिल्कुल सही उनके गुड्स को क्लियर कर देंगे। ये क्लियर हो गया। आगे रीड करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है। The exporter send these documents through his or her banker with the instructions that these may be delivered to the importer after the acceptance of the bills of exchange. A document which is sent along with the above mentioned documents. Submission of the relevant documents to the bank for the purpose of getting the payment from the bank is called negotiation of the documents. क्या है मतलब, जरा समझेंगे इसके लिए। बच्चों अभी तक हमने ऊपर वाले पॉइंट में क्या पढ़ा, हमने उनको क्या करा, इन्फॉर्म किया कि यहाँ से आपका सामान जा चुका है। ठीक है, और वो आपको फोन करेगा ये बोलने के लिए कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो, जिससे मैं अपने सामान को वहां पर क्लियर करा सकूं, अपने पास ले सकूं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद नहीं बेचते हो, आप किसके थ्रू बेचते हो, अपने बैंक के थ्रू बेचते हो, और अपने बैंक को बोलते हो ये सामान उनको तभी पहुंचाना जब वो आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले। अब बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो बच्चों ये वाला टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। क्यों नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये अकाउंट्स का टॉपिक है। अकाउंट्स के अंदर पूरा एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये सब समझाने लगूंगा तो भैया 4-5 दिन चले जाएंगे, 4-5 क्लासेस लग जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज समझाने के लिए। वो मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आपके अकाउंट्स के टीचर पर छोड़ रहा हूं। ठीक है, वो आपको समझाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल वर्ड्स में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर एक बात लिखी होती है कि मैंने सामान इनको बेचा है और इनसे मुझे पेमेंट रिसीव होना है। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट के संग आप उनको भेजते हो। ये चीज क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करके देते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करके देते हैं कि हाँ मैंने आपसे सामान लिया, मुझे आपको पेमेंट देना है। यहां तक क्लियर हो गया। सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा कि आपने क्या बोला। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं इस पॉइंट को। हमने उनको फोन किया कि आपका सामान यहां से निकल चुका है और आपको सामान को वहां पे क्लियर कराने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोलेगा भाई दो फिर डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आप खुद नहीं भेजोगे, अपने बैंक के थ्रू उनके पास भिजवाओगे। ठीक है, और आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स तो दो, लेकिन एक पेपर दे रहे हैं हम, उस पर आपको उनके सिग्नेचर लेने हैं बस। आई रिपीट, एक पेपर और दे रहे हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम दे रहे हैं कि ये पेपर और ले जाओ और उनसे ये साइन और ले लेना। और उस पेपर पे क्या लिखा होगा कि मैं एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को ये सामान बेचा है, इस डेट पर बेचा है, इतने पैसे में बेचा है, अब ये मुझे पेमेंट देंगे। ये चीज क्लियर हो गया। तो वो पेपर भी वो साइन करवाएंगे, और साइन करवाने को यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उस बिल को, उस पेपर को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके ऊपर हम ये लिखेंगे कि मैंने सामान इनको बेचा है, ये मुझे पेमेंट करेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि जब तक वो उस पेपर पे साइन करके आपको लौटा ना दे, तब तक उनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना। यहां तक क्लियर हो गया। आई रिपीट, वो आप क्या कर रहे हो, उस पेपर पर उनके साइन ले रहे हो, और साइन लेने के बाद ही सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको पकड़ाओगे। ये चीज क्लियर हो गया। और इस चीज को उन्होंने क्या बोला गया है, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप इस पेपर पे साइन करके दो तो सारे कागज हम आपको दे देंगे। ये चीज क्लियर हो गया। इसलिए उन्होंने क्या बोला गया, नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। इस कागज पे साइन करके दो, इस बिल पर साइन करके दो कि आपने सामान खरीदा, पेमेंट करोगे, तब हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, सौदेबाजी चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, तो इसको नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। आगे पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज की सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, जो कि आप अकाउंट्स के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये चीज समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहां से लेकर बिल ऑफ एक्सचेंज से लेकर ऊपर तक
आपको क्या करना है, ये रीड करना है। ये तब रीड करना है जब आप अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद ही रीड करना, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बस मैं लास्ट पैराग्राफ आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है तो बैंक से आप एक सर्टिफिकेट ले लेते हो, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। हैविंग रिसीव द पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, द एक्सपोर्टर नीड्स टू गेट अ बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। जैसे ही आपका क्लियर हो जाए, जैसे आपके पास पेमेंट आ जाए, तो आप बैंक से क्या ले लोगे, एक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट ले लोगे कि हाँ भाई अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या लिखा हुआ बच्चों, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट is a certificate which says that necessary documents relating to the particular of export of the consignment have been negotiated, ठीक है, and the payment has been received in accordance with the exchange control regulations। मतलब आपका डॉक्यूमेंट जा गए, पैसे आ गए, चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आई नो क्लास बहुत लेंथी हो गई है, आई एम रियली सॉरी इसके लिए, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। फटाफट से 17 के 17 पॉइंट डिटेल में रिवाइज करेंगे जिससे हमको याद हो जाए। पहला, क्वेरी आएगी, हम कोटेशन को सेंड करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, रिसीविंग क्वेरी एंड सेंडिंग कोटेशन। कैसे दिया, ऐसे दिया। दूसरा, उनको समझ में आया तो उनको ऑर्डर दिया, ऑर्डर या इंडेंट दिया। तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही, हम उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे और उनसे क्या लेंगे, गारंटी लेंगे। गारंटी के नाम पर उनसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। और एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए हमको 4 कंडीशन दी थी। पांचवा स्टेप क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर आ गया, हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, फिर हम क्या लेंगे, प्री शिपमेंट फाइनेंस लेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल सही, उसके बाद हम प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे, प्रोक्योरमेंट करना चालू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, सामान बन गया, फिर इंस्पेक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्री इंस्पेक्शन या प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, पहले हम एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाएंगे। एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्साइज कमिश्नर के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे सामान देख लो, ध्यान दो। या तो वो हमको एग्जेम्प्ट कर देगा, भाई आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और आप पे कर चुके हो तो आपको रिफंड कर देगा। और इस रिफंड करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ड्यूटी ड्रॉबैक बोला जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उनसे हमें क्या मांगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगेगा। इंपोर्टर हमसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगेगा कि हाँ ये सामान आपके यहाँ ही बने हैं। वो हमको कहां से मिलेंगे, ट्रेड कॉन्सुलेट से मिलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम शिपिंग कंपनी के पास क्या करेंगे, बिल्कुल सही, जगह बुक करवाएंगे। वो हमको क्या देगा, शिपिंग ऑर्डर देगा। शिपिंग ऑर्डर कैप्टन ऑफ द शिप के पास जाता है कि ये सामान इतने बजे इस पोर्ट पर चढ़ेगा, आपको रखवाना पड़ेगा। उसके बाद हम पैकेजिंग करवाएंगे, फॉरवर्डिंग करवाएंगे। रिपीट क्या करवाएंगे, पैकेजिंग करवाएंगे, फॉरवर्डिंग करवाएंगे, कहां तक, पोर्ट तक। उसके बाद हम इंश्योरेंस लेंगे। इंश्योरेंस करवाने के बाद कस्टम तक हमारा सामान पहुंच गया, पोर्ट तक सामान पहुंच गया। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे। बच्चों ये लास्ट क्लास, वो भी लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या करेंगे हम, कस्टम क्लियरेंस करवाएंगे। कस्टम क्लियरेंस के अंदर हमको एक शिपिंग बिल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी जाएंगी। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने पड़ेंगे। और जैसे कस्टम क्लियरेंस हो गया, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, कार्टिंग ऑर्डर मिल जाएगा। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई सामान को अंदर आने दो, पोर्ट के अंदर आने दो। यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। इसके बाद हमको क्या मिलती है, मेट रिसीट मिलती है। मेट रिसीट का मतलब होता है कि यहाँ पे शिप में सामान चढ़ गया, कैप्टन ने बोल दिया कि भैया हमारे पास सामान आ गया। उसके बाद मेट रिसीट को हम किसके पास लेके जाते हैं, शिपिंग कंपनी के पास लेके जाते हैं, जो हमारा भाड़ा बताती है कि भैया इतना आपका भाड़ा बनता है। और जैसे ही भाड़ा हम दे देते हैं, वो हमको क्या दे देते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, कि हाँ भाई हमने जिम्मेदारी ले ली, हम आपका सामान पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, बिल बनाया जाता है, इनवॉइस बनाया जाता है कि कितना अमाउंट हमारा इंपोर्टर देने वाला है, और उसको कस्टम ऑफिस के संग उनसे अटेस्ट भी करवा देते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सिक्योरिंग पेमेंट, कि हम कैसे उनसे पेमेंट सिक्योर करते हैं थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर नेगोशिएशन होता है कि आप इस कागज पे साइन करके दो कि हाँ पेमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद हम उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसको नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और जैसे ही पेमेंट आ जाता है तो बैंक से हम क्या ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट ले लेते हैं। तो बच्चों दैट्स इट फॉर द टुडेस क्लास। आज हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट 3-4 क्लासेस के अंदर हमारा ये चैप्टर और पूरी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट भी हो जाएगी। और बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको पहले अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। तो क्या अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को ख्याल रखिए, और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए।
गर्मी वैसे भी बहुत है, कोरोना तो चल ही रहा है। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।